ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, मैं तैयबा यास्मीन, माविन मौलिमा, सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा कुरकुंटा, तालुका सेड़म, ज़िला कलबुर्गी। अच्छा तो बच्चों, आज की संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद तुलबा। जमात हफ्तुम मज़मून समाजी साइंस। चलिए तुलबा, आज का हमारा उन्वान है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का सियासी उरूज, यानी इसका पहला हिस्सा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम उसका कुछ यादा कर लेते हैं। पिछली क्लास के कुछ अहम नुकात देख लेते हैं तुलबा। पिछली क्लास में हमने प्लासी की जंग जो 1757 ईस्वी में हुई थी, ये जंग हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ही अहम है। देखिए तुलबा, ये जंग बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ी गई थी। इस जंग में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त होती है और अंग्रेज़ों ने प्लासी की जंग में जीत हासिल की थी। उसके बाद तुलबा हमने बक्सर की जंग जो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, इसके बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। ये जंग भी हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ही अहम जंग मानी जाती है। बक्सर की जंग जो 1764 ईस्वी में हुई थी, ये जंग मीर क़ासिम की मुत्तहिदा फ़ौज अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ी गई थी। प्लासी की जंग के बाद अंग्रेज़ों ने समझौते के मुताबिक मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। यानी प्लासी की जंग में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से ये समझौता किया था कि वो उन्हें साथ देंगे तो वो उन्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो समझौते के मुताबिक मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को जब बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की मांगों को पूरी करने में नाकाम हो जाते हैं। तो अंग्रेज़ इन्हें इनके ओहदे से हटाकर इनके दामाद मीर क़ासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। जब मीर क़ासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो मीर क़ासिम आज़ाद पसंद तबीयत का मालिक था। मीर क़ासिम ने अंग्रेज़ों के तिजारती मराकिज़ का जायज़ा लिया और तिजारत को महसूल से आज़ाद कर दिया। तो अंग्रेज़ इनको इनके ओहदे से हटाकर फिर दोबारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। जब मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो मीर क़ासिम की मुत्तहिदा फ़ौज और अंग्रेज़ों के दरमियान बक्सर नामी मुकाम पर यह जंग होती है। चलिए तुलबा, आज का हमारा उन्वान है कर्नाटक की जंगें जो 1746 था 1763 ईस्वी के दरमियान लड़ी गईं। इनके बारे में आज हम तफसील से जानेंगे। 18वीं सदी ईस्वी के वस्त में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का मुकाबला करते हुए डच और पुर्तगाली हिंदुस्तान के सियासी मैदान से हट जाते हैं। देखिए तुलबा, यानी अंग्रेज़ इतनी ताकतवर कौम थी कि इनका मुकाबला डच और पुर्तगाली नहीं कर पाते और वो हिंदुस्तान के सियासी मैदान से हट जाते हैं। तो जनूबी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने
अपनी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना शुरू कर दिया। मुग़लिया सल्तनत की एक रियासत कर्नाटक, कुरल मंडल का साहिल जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का साहिली इलाक़ा है, इसके पिछले इलाक़े को अंग्रेज़ कर्नाटक कहकर पुकारते थे। देखिए तुलबा, यहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में आप जो स्काई ब्लू रंग से निशानदही की गई है, ये कर्नाटक है, यानी इस इलाक़े को अंग्रेज़ कर्नाटक कहकर पुकारते थे। ये उस दौर का हिंदुस्तान का नक्शा है। और आरकाट उस वक्त कर्नाटक की राजधानी थी, जो तमिलनाडु रियासत के रानीपेट ज़िले में है। चलिए तुलबा, अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की पहली जंग के असबाब, यानी कर्नाटक की पहली जंग के असबाब क्या थे, हम इसके बारे में तफसील से जानेंगे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान तिजारती अदावत और आपसी रसाकशी की वजह से ये कर्नाटक की पहली जंग हुई। यानी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों के दरमियान तिजारती दुश्मनी, आपसी रसाकशी और सियासत में इनकी ख्वाहिश की वजह से कर्नाटक की पहली जंग हुई। बरआज़म यूरोप में ऑस्ट्रिया पर जानशीनी का हक़ हासिल करने के लिए इंग्लैंड फ्रांस के दरमियान जंग शुरू हुई। देखिए तुलबा, वहाँ बरआज़म यूरोप में ऑस्ट्रिया पर जानशीनी का हक़ हासिल करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस, इन दोनों देशों के दरमियान जंग शुरू होती है, तो वो वहाँ की दुश्मनी यहाँ पर भी लाए। अंग्रेज़ जनूबी मशरक़ी इलाक़े पर कब्ज़ा जमा कर फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसका बदला लेने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर डोप्ले ने मद्रास पर कब्ज़ा किया, तो अंग्रेज़ों ने आरकाट के नवाब अनवरुद्दीन से मदद तलब की। अनवरुद्दीन ने इन्हें मदद करने पर राज़ी हो जाते हैं और अपनी फ़ौज को रवाना कर देते हैं। लेकिन फ्रांसीसियों ने पहली कर्नाटक की जंग में आरकाट के नवाब की फ़ौज को शिकस्त दे देते हैं और पहली कर्नाटक की जंग में फ्रांसीसी बालादस्ती हासिल किए और यक्स-ला-चापल माहदे के तहत ये जंग का इख्तिताम हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आप फ्रांसीसी गवर्नर डोप्ले को देख सकते हैं। चलिए, अब तक हमने पहली कर्नाटक की जंग के असबाब के बारे में जानकारी हासिल की। अब कर्नाटक की पहली जंग के नताइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, यानी पहली कर्नाटक की जंग का क्या नतीजा निकला। तो देखिए बच्चों, कर्नाटक की पहली जंग का ये नतीजा निकला कि मद्रास पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ और फ्रांसीसियों ने आरकाट में अपना मुकाम मजबूत किए और डोप्ले की क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। यानी मद्रास पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ और फ्रांसीसियों ने आरकाट में अपना मुकाम मजबूत किए और डोप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, इनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। चलिए तुलबा, अब तक जो आपने मालूमात हासिल की, मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये रहा, कर्नाटक की पहली जंग में मद्रास पर किसका कब्ज़ा हुआ? तो बताइए तुलबा, कर्नाटक की पहली जंग में मद्रास पर किसका कब्ज़ा हुआ? वेरी गुड, अंग्रेज़ों का। कर्नाटक की पहली जंग में मद्रास पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ। तो चलिए तुलबा, मेरा दूसरा सवाल ये रहा, फ्रांसीसियों के गवर्नर कौन थे? तो बताइए तुलबा, फ्रांसीसियों के गवर्नर कौन थे? वेरी गुड, डोप्ले फ्रांसीसियों के गवर्नर थे। बिल्कुल सही जवाब। चलिए तुलबा, अब हम कर्नाटक की दूसरी जंग जो 1749 था 1754 ईस्वी के दरमियान लड़ी गई, इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। आरकाट में चंदा साहब और अनवरुद्दीन के दरमियान इख्तिदार के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। देखिए तुलबा, यहाँ स्क्रीन पर आप चंदा साहब और अनवरुद्दीन को देख सकते हैं। इन दोनों के दरमियान आरकाट शहर में इख्तिदार के लिए जद्दोजहद शुरू हुई और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के दरमियान
इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। देखिए तलबा, वहाँ आरकाट में चंदा साहब और अनवरुद्दीन, और इधर हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ़्फ़र जंग के दरमियान इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। कर्नाटक की दूसरी जंग के वजूहात क्या थे, इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। आरकाट और हैदराबाद में जानशीनी के मसाइल जंग की वजह बने। देखिए तलबा, आरकाट और हैदराबाद में, यानी आरकाट में चंदा साहब और अनवरुद्दीन और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ़्फ़र जंग के दरमियान जानशीनी के मसाइल जंग की वजह बने। डोपले जो चंदा साहब और मुजफ़्फ़र जंग से खुफिया डोपले ने चंदा साहब और मुजफ़्फ़र जंग से खुफिया तौर पर माहदे के ज़रिए एक इत्तेहाद क़ायम कर लिया। यानी डोपले जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, इन्होंने चंदा साहब और मुजफ़्फ़र जंग से खुफिया तौर पर एक माहदे के ज़रिए इत्तेहाद क़ायम कर लिया और अनवरुद्दीन को शिकस्त देकर क़त्ल कर दिया गया। यहाँ आरकाट में चंदा साहब और अनवरुद्दीन के इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसियों की मदद से आरकाट में चंदा साहब और मुजफ़्फ़र जंग नवाब बने। चंद दिनों बाद मुजफ़्फ़र जंग का भी क़त्ल कर दिया गया। देखिए बच्चों, पहले अनवरुद्दीन का क़त्ल हुआ, उसके बाद फिर मुजफ़्फ़र जंग का भी क़त्ल कर दिया गया। मुजफ़्फ़र जंग का क़त्ल होने के बाद इसके मुकाम पर फ्रांसीसियों ने सुलहाबाद जंग को नवाब बनाया और इससे नाराज़ होकर रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल थे, इन्होंने आरकाट शहर को अपने कब्ज़े में कर लिया और चंदा साहब का भी क़त्ल कर दिया गया। देखिए बच्चों, पहले अनवरुद्दीन का क़त्ल हुआ, उसके बाद मुजफ़्फ़र जंग का क़त्ल हुआ और अंग्रेज़ों ने चंदा साहब को भी क़त्ल कर दिया गया। यानी दूसरी जंग में तीनों का क़त्ल हुआ और मोहम्मद अली को आरकाट का नवाब बनाया गया। मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन के बेटे थे, जो बाप के इंतकाल के बाद तिरचुनापल्ली फ़रार हो गए थे, अंग्रेज़ों ने इन्हें वापस बुलाकर इन्हें आरकाट का नवाब बना दिया गया। इस जंग के बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने डोपले को वापस बुला लिया। तो कर्नाटक की दूसरी जंग के बाद अंग्रेज़ों ने डोपले को, जो उनके गवर्नर थे, उन्हें वापस बुला लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ खाके में अंग्रेज़ नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे और फ्रांसीसी मुजफ़्फ़र जंग और चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे, यानी हेल्प कर रहे थे। तो फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन का क़त्ल कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने मुजफ़्फ़र जंग और चंदा साहब का क़त्ल कर दिया। और दूसरी कर्नाटक की जंग 1754 ईस्वी में पौंडीचेरी माहदे के साथ इस जंग का इख्तिताम हुआ। देखिए बच्चों, पहली कर्नाटक की जंग एक्सला-चौपल माहदे के साथ ख़त्म हुई और दूसरी कर्नाटक की जंग पौंडीचेरी माहदे के साथ इस जंग का इख्तिताम हुआ। तो चलिए तुलबा, अब हम कर्नाटक की दूसरी जंग के नताइज क्या थे, इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। दूसरी कर्नाटक की जंग के नताइज। आरकाट में फ्रांसीसियों की क़ुव्वत में कमी वाक़ई हुई। देखिए तुलबा, कर्नाटक की दूसरी जंग का नतीजा ये निकला कि आरकाट में फ्रांसीसियों की क़ुव्वत में कमी वाक़ई हुई और अंग्रेज़ों ने टैक्स वसूल करने का और फ़ौजी दस्ते के क़याम का हक़ हासिल किया। तो चलिए तुलबा, अब मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ, जिसके जवाब दीजिएगा। तो मेरा पहला सवाल ये रहा, कर्नाटक की दूसरी जंग में मुजफ़्फ़र जंग और चंदा साहब को कौन मदद कर रहे थे? तो बताइए तुलबा, कर्नाटक की दूसरी जंग में मुजफ़्फ़र जंग और चंदा साहब को कौन हेल्प कर रहे थे? वेरी गुड, फ्रांसीसी। तो मेरा दूसरा सवाल ये रहा, दूसरी कर्नाटक की जंग किस माहदे पर ख़त्म हुई? तो बताइए तुलबा, दूसरी कर्नाटक की जंग किस माहदे पर ख़त्म हुई? वेरी गुड, पौंडीचेरी। दूसरी कर्नाटक की जंग पौंडीचेरी माहदे पर ख़त्म हुई, बिल्कुल सही। अहद माविनत। चलिए तुलबा, अब हम कर्नाटक की
तीसरी जंग जो 1758 था 1763 ईस्वी के दरमियान लड़ी गई, इस जंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सिपाही सालार सर आयर कोट और फ्रांसीसी गवर्नर कोंट डी लाली के दरमियान पौंडीचेरी के करीब वांडी वाश में जंग चली। यानी स्क्रीन पर आप सर आयर कोट और कोंट डी लाली को देख सकते हैं। इनके दरमियान वांडी वाश में जंग चली। जो वांडी वाश जो एक मुकाम है जो मद्रास से 110 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कर्नाटक की तीसरी जंग के वजूहात देखिए। यूरोप में 7 साला जंग जो 1756 ईस्वी में उसका आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के दरमियान तीसरी कर्नाटक की जंग शुरू हुई। और कर्नाटक की तीसरी जंग में फ्रांसीसियों को शिकस्त हुई। अंग्रेज़ जो प्लासी की जंग और बक्सर की जंग के बाद अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी माल और दौलत हासिल की थी और इनके पास स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने कर्नाटक की तीसरी जंग में फ्रांसीसियों को शिकस्त दे दी। और कर्नाटक की तीसरी जंग पेरिस माहदे पर ख़त्म हुई। यानी इस जंग का इख्तिताम पेरिस माहदे पर हुआ। तो देखिए तुलबा, कर्नाटक की पहली जंग जो यक्सला चौपल माहदे पर ख़त्म हुई और कर्नाटक की दूसरी जंग पौंडीचेरी माहदे पर ख़त्म हुई और कर्नाटक की तीसरी जंग जो पेरिस माहदे पर ख़त्म हुई। तो चलिए तुलबा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का उन्वान है अहद माविनत, जो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने इस क़ानून को जारी किया। तो चलिए इसके शराइत और इसका नतीजा क्या निकला, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए तुलबा, यहाँ स्क्रीन पर आप लॉर्ड वेलेस्ली की तस्वीर को देख सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद यहाँ पर अंग्रेज़ी सल्तनत की तोसी ज़्यादा होने लगी। यानी अंग्रेज़ों ने अपनी सल्तनत की तोसी को, अपनी सल्तनतों को फैलाना शुरू कर दिया। और 1798 ईस्वी में इसने हिंदुस्तान की कई रियासतों को अपने क़ाबू में लेने के लिए यह अहद माविनत क़ानून जारी किया। इसका उसूल क्या था, देखिए बच्चों, इन्हें पड़ोसी हुक्मरानों के ख़तरों से महफूज रहने के लिए हिंदुस्तानी राजाओं को ये कहकर उकसाया गया कि वो अंग्रेज़ों की मदद ले, और कई बार क्या है, इन पर ज़बरदस्ती भी की गई। तो चलिए तुलबा, अब आगे बढ़ते हैं। अहद माविनत के शराइत, यानी अहद माविनत के शराइत क्या थे, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी इस पॉलिसी को कबूल करने वाले राजा अंग्रेज़ी फ़ौज को अपनी रियासत में रखना पड़ता था। यानी जो भी हिंदुस्तानी राजा अहद माविनत क़ानून को अपनाए, वो अंग्रेज़ी फ़ौज को अपने रियासत में रखना पड़ता था। और फ़ौजियों के तमाम ख़र्च व अखराजात को नकदी शक्ल में अंग्रेज़ों को देना था। यानी इसकी शर्त ये भी थी कि फ़ौजियों के तमाम ख़र्च व अखराजात को नकदी शक्ल में अंग्रेज़ों को देना था। और दरबार में अंग्रेज़ी नुमाइंदे का तक़र्रुर किया जाता और इसके तमाम अखराजात भी अदा करना था। देखिए तुलबाब, अहद माविनत के नताइज, यानी अहद माविनत के शराइत के बारे में आपने जानकारी हासिल की। अब अहद माविनत के नताइज क्या थे, ये देखेंगे। देखिए तुलबा, फ़ौज के भारी बोझ ने हिंदुस्तानी रियासतों को माशी तौर पर कमज़ोर कर दिया, क्योंकि राजाओं को क्या है, अंग्रेज़ी फ़ौज को अपने दरबार में रखना पड़ता था और उनके तमाम ख़र्च व अखराजात भी अदा करना पड़ते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी रियासतों को यह अहद माविनत क़ानून ने माशी तौर पर कमज़ोर कर दिया। अहद माविनत मुआहदे में शामिल रियासतों के नाम ये हैं। यानी वो कौन सी रियासतें थीं जिन्होंने अहद माविनत क़ानून को अपनाया। देखिए तुलबा, हैदराबाद जो पहली रियासत थी जिसने इस मुआहदे को अपनाकर दस्तखत किए। इसके बाद मैसूर, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, नागपुर, ग्वालियर, सूरत,
तंजावर वगैरह। यानी इन रियासतों ने अहद माविनत क़ानून को अपनाया। चलिए तलबा, अब तक हमने अहद माविनत के बारे में जानकारी हासिल की। तो अब हमारा अगला उन्वान है मसला इल्हाक़, जो 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौज़ी ने जारी किया। देखिए तलबा, आप स्क्रीन पर लॉर्ड डलहौज़ी की तस्वीर को देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौज़ी गवर्नर जनरल बनकर जब हिंदुस्तान आए, तो हिंदुस्तान आने के बाद इन्होंने 1848 ईस्वी में मसला इल्हाक़ क़ानून जारी किया। तो देखिए तलबा, इस क़ानून की रौ से कोई भी हिंदुस्तानी हुक्मरान जिसको नरीना औलाद ना हो, वो गोद लिए हुए बेटे को हुकूमत का इख्तियार नहीं दे सकता था। यानी जिसको अपनी खुद की औलाद ना हो, वो ले पालक बेटे या गोद लिए हुए बेटे को क्या है, तख्त नशीनी का इख्तियार नहीं दे सकता था। तब मसला इल्हाक़ के नताइज, यानी इसका क्या नतीजा निकला, देखिए। इस उसूल के नतीजे में अवध, सितारा, जयपुर, नागपुर, झांसी वग़ैरह रियासतें अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गईं। यानी इन रियासतों के राजाओं की अपनी ख़ुद की औलाद ना थी, जिसकी वजह से अवध, सितारा, नागपुर, झांसी वग़ैरह रियासतें अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गईं। और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौज़ी अपने मुल्क वापस लौटा और इस वक्त तक हिंदुस्तान के 2/3 हिस्से पर क्या है, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। यानी लॉर्ड डलहौज़ी 1856 ईस्वी में अपने मुल्क वापस लौट जाते हैं, तो उस वक्त क्या है, हिंदुस्तान की 2/3 हिस्सा यानी आधे से ज़्यादा रियासतों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। चलिए तलबा, अब तक हमने इस उन्वान में प्लासी की जंग और बक्सर की जंग और कर्नाटक की 3 जंगें, उसके बाद हमने अहद माविनत और मसला इल्हाक़ के बारे में तफसील से जानकारी हासिल की। तो चलिए हम अब सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी पहली सरगर्मी है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो मेरा पहला सवाल ये रहा, बताइए तलबा, अंग्रेज़ कर्नाटक को डैश कहकर पुकारते थे। वेरी गुड, अंग्रेज़ कर्नाटक को कर्नाटिक कहकर पुकारते थे। तो मेरा दूसरा सवाल ये रहा, लॉर्ड वेलेस्ली ने डैश ईस्वी में अहद माविनत क़ानून जारी किया। तो बताइए तलबा, लॉर्ड वेलेस्ली ने वो कौन सी ईस्वी में अहद माविनत क़ानून जारी किया? वेरी गुड, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में अहद माविनत क़ानून जारी किया। तो अब मेरा तीसरा सवाल ये रहा तलबा, कर्नाटक की तीसरी जंग डैश मुआहदे पर ख़त्म हुई। तो बताइए तलबा, कर्नाटक की तीसरी जंग कौन से मुआहदे पर ख़त्म हुई? वेरी गुड, पेरिस। कर्नाटक की तीसरी जंग पेरिस मुआहदे पर ख़त्म हुई। कर्नाटक की पहली जंग येस्ला-चौपल मुआहदे पर ख़त्म हुई। कर्नाटक की दूसरी जंग पौंडीचेरी मुआहदे पर ख़त्म हुई और कर्नाटक की तीसरी जंग पेरिस मुआहदे पर ख़त्म हुई। तो चलिए तलबा, मेरा चौथा सवाल ये रहा, अनवरुद्दीन के बेटे का नाम डैश था। तो बताइए तलबा, अनवरुद्दीन के बेटे का नाम क्या था? वेरी गुड, अनवरुद्दीन के बेटे का नाम मोहम्मद अली था। अब मेरा पांचवा सवाल ये रहा, वांडीवाश जंग डैश ईस्वी में हुई। वेरी गुड, वांडीवाश की जंग 1760 ईस्वी में हुई। वांडीवाश की जंग को कर्नाटक की तीसरी जंग भी कहा जाता है। चलिए तलबा, मेरी दूसरी सरगर्मी ये रही सवालात। मैं आपसे चंद मशक़ी सवालात पूछूंगी जिसके आप जवाब दीजिएगा। तो मेरा पहला सवाल ये रहा तलबा, कर्नाटक की जंगों में आखिर में फ़तेह किसको हासिल हुई? तो बताइए तलबा, कर्नाटक की जंगों में आखिर में फ़तेह किसको हासिल हुई? वेरी गुड, कर्नाटक की जंगों में आखिर में फ़तेह अंग्रेज़ों को हासिल हुई। यानी अंग्रेज़ क्या है, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम निकले। चलिए तलबा, मेरा दूसरा सवाल ये रहा, अहद माविनत उसूल किसने जारी किया? तो बताइए तलबा, अहद माविनत उसूल किसने जारी किया?
वेरी गुड। लॉर्ड वेलेस्ली ने अहद माविनत क़ानून जारी किया। चलिए तलबा मेरा तीसरा सवाल ये रहा, मसला इल्हाक़ किसने जारी किया? तो बताइए तलबा, मसला इल्हाक़ क़ानून किसने जारी किया? वेरी गुड, लॉर्ड डलहौज़ी ने मसला इल्हाक़ क़ानून जारी किया। चलिए तलबा मेरा चौथा सवाल ये रहा, मसला इल्हाक़ का असर किन रियासतों पर हुआ? वेरी गुड, मसला इल्हाक़ का असर अवध, सितारा, नागपुर और झांसी रियासतों पर हुआ। तो चलिए तलबा मेरा पांचवा सवाल ये रहा, दूसरी कर्नाटक की जंग के नताइज बताइए। वेरी गुड, यानी दूसरी कर्नाटक की जंग के नताइज ये हुए कि आरकॉट में फ्रांसीसियों की क़ुव्वत में कमी वाक़ई हुई और अंग्रेज़ों ने टैक्स वसूल करने का हक़ हासिल किया और फ़ौजी दस्ते के क़याम का हक़ भी अंग्रेज़ों ने हासिल किया। चलिए तलबा मेरा छठवां सवाल ये रहा, दूसरी कर्नाटक की जंग किस मुआहदे पर ख़त्म हुई? वेरी गुड, दूसरी कर्नाटक की जंग पौंडीचेरी मुआहदे पर ख़त्म हुई। चलिए तलबा अब हमारी आखिरी सरगर्मी है वो है होमवर्क। होमवर्क का मेरा पहला सवाल ये रहा, कर्नाटक की पहली जंग के असबाब क्या थे तफसील से लिखिए। यानी कर्नाटक की पहली जंग के असबाब क्या थे, वजूहात क्या थे, तफसील से लिखना है आपको। और मेरा दूसरा सवाल ये रहा, तीसरी कर्नाटक की जंग के वजूहात क्या थे? तीसरी कर्नाटक की जंग के वजूहात क्या थे, लिखिए। चलिए तलबा मेरा तीसरा सवाल ये रहा, लॉर्ड डलहौज़ी और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। आपको लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौज़ी के बारे में मुख्तसर नोट लिखना है। अच्छा तो तलबा मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप होमवर्क के सवालात के जवाबात भी लिखकर अपने अपने असातिज़ा को ज़रूर दिखलाएंगे ना बच्चों? वेरी गुड, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।